और अगर इसे आगे देखा जाए तो इसका जो मूवमेंट है, मोमेंटम बोल सकते हैं कि कितना आगे जा सकता है ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। मतलब इसका जो टारगेट है वो 500 के आसपास है। ठीक है, मतलब जो इसने पहले भी जो हाई बनाए हैं, ये वाला जो हाई है ना, ये हाई यहाँ पे है, लेकिन 500 कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 475 के आसपास ये जा सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से निकलेगा, लेकिन जाने में शायद 1.5-2 महीना लग जाए, है ना। तो ऐसा है, अपन एफडी करते हैं तो एफडी में कितना पैसा बनता है साल में, 6-7%, लेकिन यहाँ पे 3 दिन में ही, है ना, 1-2-3 दिन में ही अच्छा खासा पैसा बन गया, 10% बन गया। ठीक है गाइस, ऐसा है। तो हमेशा सेफ ट्रेडिंग करो, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा, रिस्क छोटे से छोटा और रिवॉर्ड जो रहे वो बहुत बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको ये समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी ही है जो आपको जितवाएगी, प्रोबेबिलिटी ही है जो भी आपने सपने देखे हैं उससे पूरा कर सकती है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के अलावा कुछ नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी में महारत हासिल करोगे तो ही ये स्टॉक मार्केट का जो खेल है इसको समझ पाओगे, नहीं तो ये जो खेल है ना वो गंदा खेल बन के रह जाएगा, एकदम गंदा खेल। ऐसा ही है गाइस, इसको अच्छे से समझो प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी अगर नहीं समझ में आई तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अभी ये जो ट्रेड मैंने लिया है बायोकॉन, उससे पहले मैंने चोला फिन में लिया था ट्रेड। वहाँ पे भी मेरे आ, मेरा 1.5 ट्रेड चला गया, मतलब 1.5 रिस्क गया मेरा। 2 ट्रेड लिए थे मैंने, ये देखो प्रॉपर, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको छोटा सा ट्रैप मान के यहाँ पे ट्रेड लिया था, लेकिन अभी ये देखो ये बहुत बड़ा ट्रैप है ना, और ये मेरे को ऐसा लगता है ये अभी यहाँ से भागेगा, क्योंकि ये देखो बराबर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, है ना। मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड लिया और मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया एक्चुअली। हाँ मतलब प्रॉफिट हुआ थोड़ा सा, लेकिन मज़ा नहीं आया इसमें मेरे को। मेरा टारगेट काफ़ी बड़ा था, है ना। अभी यहाँ से अगर निकलेगा तो ये बहुत ऊपर तक जाएगा, 1600-1700 का इसका टारगेट तक रहेगा। ठीक है, तो ऐसा था मेरा। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया 2 बार 1.5 बार, तो उसके बाद मुझे मिला बायोकॉन। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में नहीं होती तो मुझे बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होता, है ना, जो मैंने पहले काफ़ी अपने सालों में किया है। इसको समझो, इसको समझना, इसको अच्छे से समझना और इसको फॉलो करना। एक ही चीज़, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये रिस्क और ये रिवॉर्ड, ये रिस्क और ये रिवॉर्ड। अगर इस चीज़ को समझ लो तो बहुत अच्छे से तरक्की करोगे, है ना। और जो फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि 15 मिनट में नहीं तो 5 मिनट में ट्रेड करने से बजाय कि वो आवरली में ट्रेड करें। ठीक है, आवरली में भी इनसाइडर कैंडल बनती है ना। इनसाइडर कैंडल एक एंट्री स्ट्रेटजी के लिए बहुत अच्छी है। ये देखो यहाँ पे एक इनसाइडर बनी, है ना, यहाँ पे अपन एंट्री कर सकते हैं एकदम, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं रहता। यहाँ पे ब्रेकआउट जस्ट हुआ, उसके बाद इनसाइडर बनी, यहाँ पे एंट्री, ये रिस्क अपना हो गया 0.62। देखो मैंने तो 0.85 का लिया, लेकिन ये हर बार नहीं मिलता, लेकिन एकदम कम दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हाई पे एंट्री, लो पे एग्जिट, एकदम सीधा सीधा। और प्लस यहाँ पे इनसाइडर ने इसने नीचे ट्रैप भी लिया है। तो जो भी नॉन फुल टाइम लोग हैं, नॉन फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, वो ऐसी ट्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से काफ़ी अच्छा कैपिटल गेन कर सकते हैं, मतलब पैसा कमा सकते हैं। धीरे धीरे ही होगा, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं, जल्दी जल्दी नहीं होगा, बहुत आस्ते आस्ते होगा। यहाँ पे सब चीज़ बहुत आस्ते आस्ते होती है। ये जो चीज़ मैं अभी आज मैंने की, मुझे इस चीज़ को सीखने के लिए ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो जो टाइम लेके अगर सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, तो शायद सब अच्छे से हो जाए, है ना, और होगा अच्छे से। अपने आप पे विश्वास रखना, कुदरत पे विश्वास रखना, अपने कर्म अच्छे करते जाना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अपने माता पिता, अपने जो भी पहचान के हैं, सबसे ईगोइस्टिक बात मत करना कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। ईगोइस्टिक बात करोगे, मतलब हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा, ऐसा वैसा, तो ये बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है। ठीक है, कभी भी मत करना ऐसा कुछ भी। और एक चीज़ ऐसी है कि भरोसा रखना छोड़ना मत, चाहे वो
खुद के ऊपर हो या स्टॉक मार्केट के ऊपर, अगर सही दिशा में भरोसा करोगे तो सब चीज़ मुमकिन है, हर एक चीज़ मुमकिन है ना। ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, बस ढूंढो तो सही। वैसे ही ढूंढने से अच्छे ट्रेड्स भी मिलेंगे, प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, बस उसके लिए सही कुछ तो करो तो भाई, है ना। इसलिए अभी देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देना चाहिए पूरा क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन का मैं सोच रहा हूँ। अगर समझो कंसोलिडेशन नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। अगर कंसोलिडेशन होता है तो मैं इसको कल के दिन मंडे के दिन मैं उसको फिर से ट्रेड करूँगा। आज तो फ्राइडे है, तो मंडे के दिन उसको फिर से ट्रेड किया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा ही है। एक सेकेंड एंट्री यहाँ पे भी थी, इसने बराबर हायर लो किया, है ना। कुछ प्राइस एक्शन रूल्स को फॉलो करो और उसके ऊपर भरोसा करो। और इनसाइडर कैंडल है ना, इनसाइडर कैंडल पैटर्न कैसा है। इनसाइडर में कैंडल पैटर्न इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखो, एंट्री बहुत सारे जगह पे हो सकती है। अगर समझो मुझे यहाँ पे एंट्री करनी थी तो मैं कहाँ पे करता, है ना। मतलब समझो ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता, जैसे इसने ट्रैप लिया, इसके हाई के ऊपर मैंने एंट्री कर ली। लेकिन मुझे ना एक ये चाहिए था, एक बेस जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकूँ, भरोसा कर सकूँ और छोड़ सकूँ, है ना, कि हाँ बाबा इसके ऊपर बस। इसलिए मैं 90% तक मैं इनसाइडर कैंडल पैटर्न प्रेफर करता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इसलिए आई लव इनसाइडर कैंडल पैटर्न, है ना। उसने मुझे काफ़ी पैसा कमा के दिया है और भविष्य में और भी हो सकता है। तुम अभी सोचते होगे कि इनसाइडर कैंडल पैटर्न ही क्यों, दूसरे भी तो बहुत सारे पैटर्न जो पैसा कमा के देते हैं। करके देखो, शायद आपके लिए काम करे, लेकिन मेरे लिए मुझे इजी वे चाहिए था, जो मेरे लिए यार यही एक इजी वे है, इनसाइडर कैंडल। और मेरे लिए काफ़ी अच्छे से काम किया इसने। तुम भी करके देखो, काफ़ी अच्छे से एंट्री भी मिल जाती है, अच्छे से स्टॉप लॉस भी मिल जाता है ना। अभी ये भी देखो, यहाँ पे इनसाइडर बना है इसने, ये नीचे यहाँ पे इसका ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस, है ना। यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ पे नीचे इसने छोटा सा ट्रैप लिया, फिर जब ये यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा तो एंट्री हो सकती है ना। वैसे ही इनसाइडर कैंडल पैटर्न ट्रेड करना चाहिए और ये काफ़ी अच्छा है ना। कहीं कहीं पे मिस हो जाएगा, समझो अभी तुम यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए बैठे हो, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए बैठे तो यहाँ पे इनसाइडर नहीं बनी, लेकिन मूव आई तो ठीक है ना, इतना कुछ नहीं। एक मूव निकल गई तो निकल गई, लेकिन अगर यही सेम अगर दूसरे मूव में देखोगे तो कहीं ना कहीं पे तो इनसाइडर बनेगी ही बनेगी, है ना। इसके आगे जाते हैं तो यहाँ पे डे का ओपनिंग हुआ, देखो इनसाइडर कैंडल बना, ये नीचे गया, यहाँ पे 1:1.5 दे दिया, है ना गाइज। तो मैं एक्चुअली अभी ट्रेडिंग में है ना, मैंने पहले बोला था कि मैं इंट्राडे छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग की फिर से शुरुआत कर दी है। और वो ऐसे कि मैं स्विंग ट्रेड्स करता हूँ, पोजिशनल ट्रेड्स करता हूँ, बुलिश साइड में बाइंग करता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ पे मतलब मेरी जो लिस्ट होती है बाइंग की और वो फेल हो जाती है, मैं वहाँ पे बेरिश ट्रेड करता हूँ, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी पूरी लिस्ट थी, है ना। मेरी जो पूरी लिस्ट होती है, वो जो पूरे 2-1.5-2 हज़ार स्टॉक है, वो सारी उसको मैं ये करता हूँ, सबको स्कैन करता हूँ। लेकिन जो मेरे एफ वाले जो स्टॉक होते हैं, ये एफ वाले स्टॉक्स हैं, है ना, 188 स्टॉक्स हैं ये एफ वाले। तो अभी 183 दिख रहे हैं, लेकिन 188 है शायद। तो मैं अपना जो बेरिश ट्रेड है इंट्राडे वाला, मैं यहाँ से लेता हूँ। इन स्टॉक में अगर कोई भी अगर पैटर्न फेल हो जाता है, जैसे देखो ये चोलाफिन भी इसका ही है, एफ ये बायोकॉन एफ बालकृष्ण एफ ओरोफोर्मा एफ बाटा इंडिया, अंबुजा सन, ये एफ के। अगर यहाँ पे अगर फेलियर आता है, मतलब कोई ट्रैप आता है, तो मैं
इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ वहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, 1:1, 1:2 यही मेरा टारगेट होता है, क्योंकि ये 80-85% तक हिट हो जाता है। और अगर अच्छा खासा ट्रैप मिलता है, अभी जैसे मैंने बताया कि मैंने 7-8 कन्फर्मेशन के बाद मैंने एंट्री की, तो ये 7-8 कन्फर्मेशन फेलियर होते हैं, उसके बाद मैं इंट्राडे में बेयरिश ट्रेड के लिए एंट्री लेता हूँ, तो काफ़ी अच्छा कन्फर्मेशन भी मिल जाता है। इससे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स आराम से हो जाते हैं, मतलब 1:1 2 टाइप से। मोस्टली 75% टाइम मैं 1:2 के लिए जाता हूँ, लेकिन बहुत कम बार मैं 1:1 ये करता हूँ। अभी मैंने इंट्राडे क्यों शुरू किया, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 5,000 का लगाना। अभी मैंने यहाँ पे 5 लाख लगाया, तो ये जो मेरा रिस्क है समझो कुछ 4,000 के आसपास, 4-4,25,000 के आसपास रहेगा रिस्क। और मैं इंट्राडे में भी 5,000 का रिस्क लेता ही हूँ। मतलब मैं स्विंग लूँ या कुछ भी लूँ, अगर स्विंग लूँगा तो मोर देन 5,000 मेरा रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेरा इंट्राडे शुरू करने का फंडा यही था कि मेरा जो मेन बिज़नेस है, मेरा मेन बिज़नेस स्विंग ट्रेडिंग ही है, ठीक है। अगर मेरे कभी कभी जो लॉसेस चले जाते हैं कुछ स्विंग में, मुझे उसको रिकवर करना है, तो इट्स लाइक हैजिंग, ठीक है। मेरा मेन बिज़नेस है स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग के रिस्क को हैज करता हूँ इंट्राडे ट्रेड्स से, जो कि उत्पन्न होते हैं, जो मेरे वॉच लिस्ट में है, जो फेलियर हो जाते हैं उनसे, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझना, मेरा जो मेन बिज़नेस है वो स्विंग है, क्योंकि 5,000 रिस्क यहाँ पे भी सोचो, 5,000 रिस्क लेके 1:10 मिल रहा है, और अगर वहाँ पे जाऊँगा मैं, कहाँ पे, अपना इंट्राडे में, तो वहाँ पे भी 5,000 रिस्क लेके मुझे मिल रहा है कितना है, मैक्सिमम 10,000। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने 5,000 रिस्क लिया, तो अभी देखो ये कितना चल रहा है, 38 तक चल गया, ठीक है। समझो इसको 35 पकड़ो, तो मतलब 1.7 हो गया ना। 1:, ये 5,000 का रिस्क लेके 10,000 किधर, 5,000 किधर, और 35,000 किधर, है ना। ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है। इस चीज़ को समझोगे तो इसको अच्छे से, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो ये लेने के टाइम पे, ये जो 35,000 कमाने के लिए जो मेरा जो 5-5 हज़ार जो दाव पे लगाया, उसको मैं हेज कर रहा हूँ इंट्राडे से, ठीक है। ऐसी है गाइस। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक लास्ट इंट्राडे ट्रेड, लास्ट मतलब एक लिया था, ये देखो, ये यूनिट DSPR भी है। ये मैं इंट्राडे के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये मैंने निकाल के रखा था, लेकिन मेरा दूसरे इसमें मैं अटका हुआ था, इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं कर पाया। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। इसका भी टारगेट काफ़ी बड़ा है, ये इसमें, ठीक है। ये ऐसे ही मैं स्टॉक्स निकालता हूँ हमेशा। ये भी FNO वाला ही स्टॉक है शायद। तो अगर इसको फेल होना रहता है इंट्राडे में, तो मैं यहाँ पे क्या करता, अभी यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले पाया, क्योंकि फ़िलहाल कैपिटल मेरा अटका हुआ है किसी काम में। तो मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल उसी टाइम पे ले पाऊँगा जब मेरा कैपिटल खुल जाएगा। मतलब ये वाला कैपिटल नहीं, लेकिन दूसरी जगह पे मेरा अटका हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही है। अगर समझो यहाँ पे कुछ रीटेस्ट वगैरह हो जाता है, जैसे ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रैप मारता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस दिन बैठा होता, ये मेरा ट्रैप हो गया, है ना। तो फिर मैं इस दिन इसको एंट्री कर सकता था। तो अभी लेकिन कैसा है, ट्रैप अभी ये जो छोटा सा ट्रैप हो गया, हो सकता है कि ये बड़ा ट्रैप करे, है ना। अगर बड़ा ट्रैप करता तो एंट्री की मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती कि यार फेलियर हो रहा है ना, फेलियर हो रहा है, हाँ फेलियर हो रहा है। तो इसके लिए नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। अभी देखो, जैसे हायर हाई हायर लो, एक तो सबसे पहली बात, ये जो ब्रेकआउट है, ये लाइन का जो ब्रेकआउट किया, उसके बाद जब ये नीचे आया, अगर समझो यहाँ से और नीचे ब्रेकआउट करके वापस रीटेस्ट करता, है ना, यहाँ से यहाँ पे जाता, फिर यहाँ से यहाँ पे जाता, फिर उसके बाद जब ये यहाँ से इसके इस लेवल के बाद, इस लेवल के बाद जब ये नीचे जाता ना, तो हाई प्रोबेबिलिटी होता है, यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बनते हैं कि हम यहाँ पे अच्छे से इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ही गाइस, ट्रेडिंग ईजी है, बस प्रोबेबिलिटी को अगर हमने समझा
तो ये अच्छे से काम करती है। अगर प्रोबेबिलिटी को नहीं समझा तो ये बहुत अच्छे से काम नहीं करती। अभी जैसे देखो ये एकदम धड़ 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 नीचे आई, तो ये धड़ 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 ऊपर नहीं जाएगी, है ना। वन वे नीचे आई तो वन वे ऊपर नहीं जाएगी, ये कुछ तो टाइम पास करेगी। ये कुछ प्राइस एक्शन के रूल्स भी हैं। जैसे देखो ये यहाँ से एकदम सीधा ऊपर गई और ये यहाँ से ऊपर नहीं गई, इसको कुछ कंसोलिडेट करना पड़ेगा क्योंकि लेवल है ना। तुम 10% टाइम देखोगे कि यार ये धड़ 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 सीधा निकल जाती है, लेकिन 90% टाइम्स ये नहीं जाएगी। वैसे ही रिलायंस में भी बहुत अच्छा ट्रेड आ रहा है। ये देखो अभी मेरा प्लानिंग यही है कि ये जो चोलाफिन है, सॉरी किस में ट्रेड लिया मैंने, बायोकॉन में। किधर गया बायोकॉन? डिलीट कर दिया क्या? अरे हाँ, ये जो बायोकॉन है, बायोकॉन में मैं अपना एग्जिट यार जल्दी निकल जाए क्योंकि मुझे ना दूसरे ट्रेड्स लेने हैं। अभी जैसा रिलायंस में ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न है, हॉरिज इसमें इसने अच्छे से ट्रैप लिया है। देखो ट्रैप लेने के बाद यहाँ पे इनसाइडर बनी है, मैं इसको एक्चुअली ट्रिपल इनसाइडर बोल सकता हूँ। ये डंडी ऊपर गई है, मैं इसको कैची मार दूंगा। कैची मारने के बाद ये अभी ये जो पैटर्न्स है ना जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सेम में कुछ 1-1.5 साल पहले मैं इसको ऑप्शंस में ट्रेड करता था। तो ऑप्शन में ट्रेड करता था उस टाइम पे क्या होता था कि समझो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, है ना, मेरी एंट्री एकदम सही होती थी। यहाँ पे मैंने एंट्री ली तो ये साइड में, ये साइड में, ये साइड में ऑप्शन, अगर समझो ऑप्शन का चार्ट ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये यहाँ तक अगर जाता है तो मेरा ऑप्शन यहाँ तक आ जाता। एंट्री समझो यहाँ पे ली है ना, यहाँ पे गया, यहाँ तक आ गया, फिर वापस ऊपर गया, वापस ये जो इतना नीचे आया ना, ये इतना, ये वापस वहाँ तक आ गया, वापस ही ऊपर जाएगा, फिर ये जो इतना साइड में हुआ है वो वापस इतना आधा नीचे आ जाएगा। और अगर वो स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो यार वो ऑप्शन मेरा यहाँ तक निकल जाता था। तो इसलिए फिर मैंने कसम खा ली कि बाबा ऑप्शन में नहीं करूँगा। अगर ऑप्शन करना रहा तो सिर्फ ट्रैप पे ही करूँगा, मतलब जो बेयरिश मूवमेंट है उस पर। अभी तो फ़िलहाल अभी तक मैंने ऑप्शन शुरुआत नहीं की है, लेकिन जैसे मैंने इंट्राडे शुरू की है ना, वैसे ही मेरा ख्याल है कि ऑप्शन भी शुरू करूँगा। लेकिन उसके लिए टाइम है, इतना जल्दी नहीं करूँगा मैं, थोड़ा सा रुकूँगा, मतलब काफ़ी अच्छे तक रुकूँगा यार, अच्छा खासा रुकूँगा। इतना मुझे घाई नहीं है कुछ भी, तो रुकूँगा मैं अच्छे से। रुकने के बाद ही ऑप्शन में जाऊँगा, उसके अलावा नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। क्योंकि मुझे और थोड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत है, मुझे डेटा चाहिए। डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी आज जो प्रॉफिट दिख रहा है वो सब डेटा का ही कमाल है। अगर डेटा नहीं होता तो फिर ये जो आंकड़ा दिख रहा है वो भी नहीं होता। बहुत मेहनत की है इसके लिए। ये जो विप्रो मैंने एक रखा है ना, ये एक्चुअली इसके लिए रखा था कि मैं देखना चाहता था कि कैसा करता है क्या नहीं करता। जब भी मैंने इसको लिया था, इसका भी चार्ट देखते हैं। विप्रो कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये देखो विप्रो यहाँ पे है। मैंने विप्रो के बारे में भी बात की थी कि विप्रो में ट्रेड बन रहा है ना। विप्रो में बहुत बड़ा ट्रेड बना है गाइस, बहुत बड़ा। अभी मेरा जो प्लानिंग है विप्रो में ट्रेड करने का, वो सब स्विंग्स को ट्रेड करना है। ये देखो ये वीकली पैटर्न है, मंथली में भी अच्छे से दिखता है। ये यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से अभी बहुत लंबा जाएगा, मतलब 1,500-2 हज़ार का इसका टारगेट है। तो अभी मैंने एक एंट्री जो ली थी, मेरे यहाँ पे काफ़ी स्टॉप लॉस हिट हुए, काफ़ी स्टॉप लॉस। तो बाद में जब भी मैंने एंट्री ली, ये देखो एक तो मैंने पहले थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट किया, फिर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि नहीं गया मैंने नहीं निकाल दिया। मतलब यहाँ पे मैंने एंट्री की थी कुछ तो, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ तो निकाल लिया, फिर वापस मैंने यहाँ पे एंट्री की, वापस मैंने इसको यहाँ पे कुछ तो निकाल लिया। ये इसने बराबर यहाँ पे ट्रैप लिया, मैंने इसकी यहाँ पे निकाल दिया। मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता रहता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मज़ा नहीं आता है क्योंकि अपना टारगेट बढ़ा रहता है। अभी इसमें क्या हो जाता है ना, अपन क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने के बाद अपना दिन निकल जाते हैं बहुत सारे। अभी यहाँ पे 9 बार देखो, 9 बार मतलब 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ता मतलब टाइम वेस्ट हो गया टोटली। फिर उसके बाद वापस नीचे आया। तो जब ही नीचे आने के बाद जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं TCT देखता हूँ, ये मेरा TCT, ठीक है। TCT के बाद यहाँ पे जब भी इसने ट्रैप लिया,
मैंने बराबर इसको यहाँ पे एंट्री कर ली। अभी मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने एंट्री कौन से लेवल पे की होगी। यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता तो कहाँ पे करता, है ना, कोई तो इनसाइडर कैंडल बनी होगी, है ना, जहाँ पे और कन्फर्मेशंस कन्फर्म हुए रहेंगे, हायर हाई हायर लो वगैरह वगैरह। तो मैंने ये यहाँ पे इसको एंट्री की और मैंने बराबर इसकी जो हाई है ये कैंडल की, मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया। ठीक है, मतलब एकदम हाई पे नहीं, थोड़ा सा नीचे निकाल दिया। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है उस पर मेरी एग्जिट हो गई। फिर मैंने बस एक शेयर रखा वहाँ पे, मतलब देखता हूँ क्या करता है ये आगे। तो यही स्टोरी है वो एक शेयर की, है ना। मेरा ये जो इसने गैप भी बनाई, गैप भी फिल करेगा, है ना। तो बस ऐसा ही है। बस मुझे एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझने को मिली कि अगर समझो मैं वो पूरा कैपिटल अगर रखता 5 लाख का 5 लाख, तो यार मेरे को यहाँ पे है ना 10% ये एक बार गैप डाउन हो गया। सॉरी 10 नहीं 6%, लेकिन ये 10% तक नीचे चला गया। ये मुझे इतना रुकना पड़ता, क्योंकि जो प्रॉफिट मैंने, कितना दिन है, 19 दिन, मतलब लगभग 1 महीना, 4 हफ्ते, 4 हफ्तों में जितना कमाया उतना मैंने एक मतलब 2 दिन में मेरा निकल गया, उतना आधा, आधे से ज़्यादा, है ना। अभी वापस जाएगा ऊपर, अभी हो सकता है यहाँ पे वापस ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का कुछ तो करे, लेकिन ये उसको वापस ऊपर ऊपर ही जाना है, क्योंकि पैटर्न्स बोलते हैं, पैटर्न्स बताते हैं एक स्टोरी। ठीक है, ये देखो मंथली टाइम फ्रेम जब से ये शुरू हुआ है उसके बाद से इसने ये पैटर्न बनाया है ना। ये देखो यहाँ पे भी हायर हाई हायर लो। ठीक है, तो ये पैटर्न की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर इस स्क्रीनर्स पे मैं तुमको दिखाऊं कि इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या है तो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब चलो अभी दिखा देता हूँ मैं। हाँ, तो अभी क्वार्टर्स में देखते हैं। देखो क्वार्टर्स में ये बढ़ते ही जा रहा है। तो ये छोड़ दो, ये तो कम हो गया। ये देखो 28 26 27, फिर 28, फिर अभी 3 तक आया है ना। अभी 3 के बाद ये सबके रिकॉर्ड तोड़ डालेगा। ये जो इसने हाई बनाया था, फॉर एग्जांपल ये 32 जो है ना, 32 जून 21 का जो 32 है, ये अभी ये इसको निकाल देगा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। देखो 6 7 8 8 8 8 9 9 10 12 11 11 11। ठीक है, अब ये जो देखो, हम देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे वर्कआउट करता है। ब्रेकआउट करता है, फिर रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट क्यों करता है? अभी रीटेस्ट में देखो इसने साल लगा दिए, 2024, मतलब 2 साल इसने ऐसा जे पैटर्न टाइप, है ना, इन्वर्टेड जे बनाया इसने, उल्टा जे। तो ये इतना कंपनी दिखती है ये, क्योंकि इसके लिए इसका प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, लेकिन ये अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा और बढ़ेगा। और जो ये पैटर्न है उसको सक्सेसफुल करेगा, इसको पैटर्न को। ठीक है, ऐसा ही है गाइस, इसको अच्छे से समझोगे तो ये तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अभी TCS को, ये देखो TCS को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किसका मिला है? BSNL का मिला है। ठीक है, BSNL का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है TCS को। तो TCS का भी अच्छा खासा ये है। तो यही है, पैटर्न्स काम करते हैं, उसको देखो, है ना। अभी देखो कुछ टाइम पहले यहाँ पे हम 35 की बात कर रहे थे, और अभी देखो कैसा है ये 43 तक चला गया। अभी हो सकता है और नीचे जाए, शायद हम यहाँ पे 25 का भी आंकड़ा देखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 25 तक जाएगा, क्योंकि बायोकॉन मंथली में कैसा है, ये देखो यहाँ पे भी देखो ऐसा ट्रैप लेते हैं। ट्रैप को देखो ऐसा हम एनालिस्ट करते हैं, एनालिसिस। ये देखो मंथली में एकदम क्लीन चार्ट होते हैं, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर ट्रैप लिया, ऊपर 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 ऊपर। लेकिन जब हम डेली में जाते हैं ना, इतना किचमिच रहता है कि कहाँ पे ट्रेड लें और कहाँ पे नहीं लें, ये साला समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है इसकी माँ का।